हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू मनी टॉक्स। अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना और बेल आइकन प्रेस करना ताकि आने वाली और भी वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। चलिए शुरू करते हैं। आज हम टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स के ऊपर एक डिटेल फंडामेंटल देखेंगे कंपनी के पास कौन सी ब्रांड्स हैं, कंपनी के ऊपर कितना कर्जा है, कंपनी की वैल्यूएशंस क्या है, ये सब चीज़ हम डिटेल में देखेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। अगर हम बात करें, टाटा कंज्यूमर बेसिकली 5 सेगमेंट में काम करती है, जैसे कि टी, कॉफ़ी, फूड, लिक्विड बेवरेजेस एंड आउट ऑफ होम। चलिए इन ब्रांड्स को थोड़ा डिटेल में देख लेते हैं। अगर हम टी सेक्शन की बात करें तो टी सेक्शन में कंपनी के पास टोटल 6 ब्रांड्स है: टाटा टी, वाइटेक्स, टेटली, जोकेल्स, गुड अर्थ और टिपिक्स। अगर हम टाटा टी की बात करें तो टाटा टी इंडिया की सबसे लार्जेस्ट पैकेज टी ब्रांड है, जो जिसको 30 ईयर्स से भी ज़्यादा हो चुका है, यानी एक बहुत इस्टाब्लिश ब्रांड है। और हर 3 में से एक घर में टाटा टी यूज़ होती है। और ये सेकंड मोस्ट ट्रस्टेड ब्रांड है हॉट बेवरेजेस सेक्शन में, और ये फर्स्ट नंबर में आती है अगर वॉल्यूम्स की बात करें तो। चलिए उसके बाद देख लेते हैं। अगर टेटले की बात करें तो 45 मिलियन सर्विंग्स होती है एवरी डे 40 कंट्रीज़ में, और ये 180 ईयर्स ओल्ड ब्रांड है। और ये नंबर 1 ब्रांड है कनाडा की और नंबर 3 ब्रांड है यूके की, जो कि एक बहुत ही एस्टाब्लिश ब्रांड है। चलिए देख लेते हैं उसके बाद कॉफ़ी में कंपनी के पास कौन सी ब्रांड्स है: 8 o'clock, ग्रैंड कॉफ़ी, मैप कॉफ़ी एंड टाटा कॉफ़ी ग्रैंड। अगर हम 8 o'clock की बात करें तो यूएसए की ये 5th लार्जेस्ट कॉफ़ी ब्रांड है और जिसको 160 ईयर्स से भी ज़्यादा हो चुकी है, यानी कि एक बहुत इस्टाब्लिश ब्रांड है। अगर हम फूड सेक्शन की बात करें तो कंपनी के पास टाटा सॉल्ट, टाटा संपन्न एंड टाटा एनेक्स जैसी ब्रांड्स हैं। अगर हम टाटा सॉल्ट में बात करें तो कंपनी अलग अलग प्रोडक्ट्स बनाती है: टाटा सॉल्ट लाइट, टाटा सॉल्ट प्लस जैसे प्रोडक्ट्स। और हर महीने 161 हाउस होल्ड्स हैं जो टाटा नमक को बाय करते ही। इंडिया का पहला आयोडीन सॉल्ट है, जो कि एक बहुत ही एस्टाब्लिश ब्रांड है, आप सबको पता है। और अगर हम टाटा संपन्न की बात करें तो टाटा संपन्न भी इंडिया का पहला ये नेशनल ब्रांड है जो दाल, पल्सेस, रेडी टू कुक सेल करते हैं। और पल्सेस और स्पाइसी सेगमेंट की अगर हम बात करें तो ई कॉमर्स में ये सबसे टॉप ब्रांड में है। अगर हम वाटर में बात करें तो हिमालयन, टाटा वाटर प्लस एंड टाटा ग्लूकोज प्लस जैसी ब्रांड्स है कंपनी के पास। और हिमालयन वाटर बहुत ही प्रीमियम सेगमेंट्स में आता है और ये नंबर 1 नेचुरल मिनरल वाटर ब्रांड है इंडिया में, और जो 100% हिमालयन नेचुरल वाटर प्रोवाइड करते हैं। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कंपनी ने रिसेंट लास्ट 10-15 सालों में कौन सी ब्रांड्स एक्वायर करी और क्या उस ब्रांड्स की पॉपुलैरिटी है। सबसे पहले अगर हम बात करें तो गुड अर्थ करके टी ब्रांड है जो यूएसए की बहुत ही फेमस ब्रांड है। फिर 8 o'clock की बात करें जो यूएसए की बहुत ही पॉपुलर कॉफ़ी ब्रांड है। जेमका की बात करें तो लीडिंग टी ब्रांड है चेक रिपब्लिक में। और जोकेल्स टी की बात करें तो वन ऑफ द लार्जेस्ट टी सेलिंग ब्रांड्स है साउथ अफ्रीका में। और ग्रैंड कॉफ़ी ब्रांड इन रशिया है। फिर मैप कॉफ़ी की बात करें तो ऑस्ट्रेलिया की बहुत ही फेमस कॉफ़ी है। सो ओवरऑल हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी के जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, जैसे कि कॉफ़ी है, टी है, जो कहीं ना कहीं मार्केट लीडर है, जैसे कि टाटा टी है। फिर ये 8 o'clock है जो यूएसए में बहुत फेमस है। मैप कॉफ़ी है, ऑस्ट्रेलिया में बहुत फेमस है। सो ये चीज़ कंपनी को एक कॉम्पिटिटिव एडवांटेज देता है ओवर द अदर्स कॉम्पिटिटर। और सेकंड चीज़, कंपनी के पास हिमालयन वाटर्स, टाटा संपन्न जैसी ब्रांड्स है, प्रीमियम सेगमेंट है, जो कंपनी को फ्यूचर में और भी ज़्यादा ग्रोथ दिला सकता है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कंपनी का जियोग्राफिकल लोकेशन वाइज कहाँ पे बिज़नेस है और वो कितना कंट्रीब्यूट करता है रेवेन्यू में। सो अगर हम बात करें, कनाडा से कंपनी को 4% रेवेन्यू आता है, यूएसए से 18% कंट्रीब्यूशन, यूके एंड यूरोप से 14%, साउथ अफ्रीका और मिडल ईस्ट से लेस देन 1%, इंडिया से अराउंड 62% आता है, और ऑस्ट्रेलिया से अराउंड 2% के आसपास आता है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। सो हम ये बोल सकते हैं ऑलमोस्ट 62% रेवेन्यू इंडिया से आता है और रिमेनिंग 40% आता है जो अदर कंट्रीज से आता है, यानी कि कंपनी का प्रेजेंस ऑल ओवर द वर्ल्ड बहुत ही अच्छा है और उसमें से बहुत सारी पॉपुलर ब्रांड्स भी है कंपनी के पास। चलिए उसके बाद देख लेते हैं प्रॉफिट एंड लॉस स्टेटमेंट। सो अगर हम लास्ट 5 साल की बात करें अराउंड 2016 से 2020 तक, 2016 में कंपनी की सेल्स थी 6,600 करोड़ और स्लोली इंक्रीज़ होके वो मार्च 2020 में 9,600 करोड़ हो चुकी है। अगर हम बात करें एक्सपेंडिचर की तो 6,400 था अराउंड 2016 में, और मार्च 2020 में अराउंड 8,800 करोड़ है। अगर हम इंटरेस्ट की बात करें, जो फाइनेंस कॉस्ट है वो लास्ट 5 साल में कम से कम होता जा रहा है। 116 करोड़ था और अब वो हो चुका है 77 करोड़। और नेट प्रॉफिट की अगर हम बात करें, मार्च 2016 में कंपनी -30 करोड़ के लॉस में थी, और अगर मार्च 2020 की बात करें तो अराउंड 535 करोड़ का कंपनी को प्रॉफिट है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। चलिए इसके बाद देख लेते हैं कंपनी का ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, क्वार्टरली बेसिस पे कंपैरिजन करते हैं।
सो अगर हम मार्च 2019 से 2020 को कंपेयर करें ईयर ऑन ईयर बेसिस पे, तो कंपनी की सेल्स 2492 से 3069 हुई, जो कि इंक्रीज़ हुई है। और अगर कंपनी के एक्सपेंसेस की बात करें तो अराउंड 2237 से 2700 के आसपास कंपनी के एक्सपेंसेस हुए, जो कि बढ़े हैं। और फाइनेंस कॉस्ट की बात करें तो ईयर ऑन ईयर भी फाइनेंस कॉस्ट डिक्रीज़ हुआ है। और नेट प्रॉफिट की बात करें तो लास्ट ईयर 2019 में 189 करोड़ का नेट प्रॉफिट था और अभी 237 करोड़ का नेट प्रॉफिट है, जो कि एक बहुत ही अच्छी बात है। चलिए देख लेते हैं कंपनी की बैलेंस शीट क्या बोलती है। अगर हम रिजर्व एंड सरप्लस की बात करें तो 2016 में रिजर्व एंड सरप्लस थे 6162 करोड़, जो इंक्रीज़ होकर 13,700 करोड़ हो चुके हैं, ऑलमोस्ट डबल। लॉन्ग टर्म बोरिंग्स की बात करें तो लॉन्ग टर्म बोरिंग्स 500 करोड़ से इंक्रीज़ होकर 794 करोड़ हुई है, जो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है, जो कि एक चिंता वाली बात है, क्योंकि जितनी ज़्यादा लॉन्ग टर्म बोरिंग्स उतना कंपनी को फाइनेंस कॉस्ट पे करना पड़ेगा। चलिए देख लेते हैं शॉर्ट टर्म बोरिंग्स। अगर हम शॉर्ट टर्म बोरिंग्स की बात करें तो 408 करोड़ थी 2016 में, और अभी करंट ईयर की बात करें 2020 की बात करें हम तो 387 करोड़ है, यानी कि शॉर्ट टर्म बोरिंग्स में भी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ नहीं हुआ है, जो कि एक दिक्कत है। उसके बाद हम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स की बात करें। अगर कैश कंपनी का 2016 में 500 करोड़ था, तो अभी कंपनी का कैश और कैश इक्विवेलेंट्स हो गया है 1620 करोड़ के आसपास, यानी कि ऑलमोस्ट 3 टाइम कैश एंड कैश इक्विवेलेंट्स हो चुका है। सो अगर इसके हिसाब से देखें हम, तो कंपनी हम ये बोल सकते हैं कि ऑलमोस्ट डेट फ्री कंपनी है, क्योंकि कंपनी अगर चाहे तो अपना पूरा लोन अभी पे ऑफ कर सकती है। चलिए उसके बाद कंपनी का कैश फ्लो स्टेटमेंट देख लेते हैं। हम कैश फ्लो स्टेटमेंट इसलिए देखते हैं क्योंकि जो इनकम स्टेटमेंट होता है वो हमें सिर्फ कंपनी का प्रॉफिट और लॉस बताता है, और इनकम स्टेटमेंट में चीज़ें अक्रूवल बेसिस पे होती है, यानी कि हम जो सेल्स हमने क्रेडिट पे करी है वो भी हम रिकॉर्ड करते हैं, बट उसके सामने हमें कैश तो नहीं आया है। इसलिए हम कैश फ्लो स्टेटमेंट बनाते हैं, ताकि वो हमें ये बताता है कंपनी में कितना रियल कैश आया और कितना रियल कैश गया। अगर हम बात करें ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ की, ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से हमें ये पता चलता है कंपनी जो भी प्रोडक्ट और सर्विसेज प्रोवाइड करती है उसके सामने कंपनी के पास कितना कैश आ रहा है और कितना कैश जा रहा है, ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। अगर 2016 में बात करें तो कंपनी के पास 115 करोड़ का ऑपरेटिंग एक्टिविटीज से कैश फ्लो आया। 2017 में 741 करोड़, सडनली स्पाइक। फिर 2018 में 355 एकदम से नीचे गिर गया। 2019 में 209 करोड़, 2020 में अचानक से 1082 करोड़। हम ये बोल सकते हैं कि कंपनी का जो ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ है वो बहुत ही अनसर्टेन हो रही है। कभी कैश एकदम बहुत ज़्यादा इंक्रीज़ हो जाता है, कभी बहुत ज़्यादा डिक्रीज़ होता है, जो कि एक दिक्कत वाली बात है। मेजरली हमें यही देखना चाहिए कि ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ से कितना कंसिस्टेंट कैश फ्लो आ रहा है, जो कि बहुत ज़रूरी है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कंपनी के मार्जिन्स क्या है। अगर हम ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 2016 में 11% था, फिर 12.89, 13.69, 13 और फिर 14.56, यानी कि कंटिन्यूसली लास्ट 5 साल में कंपनी का ग्रॉस प्रॉफिट मार्जिन इंक्रीज़ हुआ है, जो कि एक प्लस पॉइंट है। फिर ऑपरेटिंग मार्जिन की बात करें तो 9.33, 11, 11.98, 11.31, फिर 12%। ऑपरेटिंग मार्जिन लास्ट 5 साल में बहुत कम परसेंटेज से इंक्रीज़ हुआ, अराउंड 9 से 12% के आसपास ही हुआ है। फिर नेट प्रॉफिट मार्जिन की बात करें तो 0 था, फिर 6.83, 8.32, 6.53, 5.55, यानी कि हम ये बोल सकते हैं नेट प्रॉफिट मार्जिन लास्ट 5 साल में डिक्रीज़ ही हुआ है। तो इसका मतलब ये बोल सकते हैं कंपनी ने कुछ फाइनेंस कॉस्ट इनकर किया होगा, कुछ कंपनी ने एडवर्टीजमेंट किया होगा अपनी सेल्स बढ़ाने के लिए, तो धीरे धीरे मार्जिन कंपनी के डिक्रीज़ हुए हैं। उसके बाद हम देख लेते हैं रिटर्न ऑन नेटवर्थ और इक्विटी। अगर हम 2016 की बात करें तो 0, फिर 6.21, फिर 7%, फिर 5.58, फिर 3.33, यानी कि कंपनी का लास्ट 5 साल में रिटर्न ऑन इक्विटी भी बहुत ही कम है, 3.33%। अगर हम इसी सेक्टर की FMCG में दूसरी कंपनियां देखें तो अराउंड उनका 25% के आसपास एटलीस्ट होता ही है। रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें हम तो 0, 4.839, 8.66 और 7%, ये भी बहुत कम है कंपनी का, और जो डिक्रीज़ हो रहा है ईयर ऑन ईयर। अगर हम रिटर्न ऑन असेट्स की बात करें तो 2016 में 0, 2017 में 4, फिर 4.67, 3.73, 2.48, यानी कि इसमें भी रिटर्न ऑन असेट्स में भी कंपनी का डिक्रीज़ ही हो रहा है। 4% था और उसको लेकर 2.48%, यानी इसमें भी कंपनी की एफिशिएंसी नहीं आ रही है। ये तीनों रिटर्न रेशियोज हमें ये बताते हैं कंपनी कितना एफिशिएंटली अपना कैपिटल और अपनी असेट्स को यूटिलाइज़ कर रही है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं पीयर कंपैरिजन करते हैं हम तीनों कंपनी का। सबसे पहले मैं एक चीज़ बोलना चाहूँगा कि हम ब्रिटानिया, टाटा कंज्यूमर और मैरिको को एग्जैक्ट कंपेयर नहीं कर सकते हैं। ये सिर्फ आपको इसलिए कंपैरिजन बता रहा हूँ कि FMCG सेक्टर में कितनी एफिशिएंसी है दूसरी कंपनी की एज़ कम्पेयर टू टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट्स। अगर हम रिटर्न ऑन इक्विटी और रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड की बात करें तो
टाटा कंज्यूमर का सिर्फ 5 और 7.5% है, और उसके सामने अगर आप ब्रिटानिया और मैरिको का देखोगे तो 35 से लेके 42% तक, यानी कि कंपनी की एफिशिएंसी बहुत अच्छी अपना कैपिटल यूज़ करने के लिए। फिर वैल्यूएशंस की अगर हम बात करें, पीई रेशियो जो हमें ये बताता है कि 1 रुपये की अर्निंग के सामने हम अपने कितने रुपए कंपनी को पे करने के रेडी है पर शेयर। सो अगर जैसे टाटा कंज्यूमर की बात करें तो इनकी अर्निंग 7.88 है, और हम अभी करंटली इनका शेयर अराउंड 620 630 के आसपास चल रहा है। सो हम 7 रुपीज़ की अर्निंग्स के लिए हम 630 रुपीज़ पे करने को रेडी है, यानी कि 80 टाइम्स ज़्यादा। सो वैल्यूएशन की बात करें तो टाटा कंज्यूमर बहुत ही हाई पे है, और ब्रिटानिया 45 पे है। और प्राइस टू बुक वैल्यू 31.55, टाटा कंज्यूमर का 4.11 और मैरिको का 14.09। चलिए देख लेते हैं लास्ट 10 और 5 साल में टाटा कंज्यूमर के शेयर होल्डर्स को कितने रिटर्न्स मिले हैं। सो लास्ट 5 साल की अगर हम बात करें तो अराउंड ईयरली 38.5% मिला है, और लास्ट 10 ईयर्स से अगर किसी ने शेयर होल्ड करके रखा होता तो एवरी ईयर 20% के आसपास रिटर्न है। यानी कि 1 अप्रैल से किसी ने शेयर होल्ड किया होता आज तक, करंट ईयर 26 मार्च 2021 तक, तो उसको अराउंड 20% के रिटर्न्स होते। और किसी ने अगर 1 अप्रैल 2016 में लिया होता और 26 मार्च तक होल्ड किया होता तो उसको लास्ट 5 साल में 38.5% रिटर्न्स मिले हैं। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कंपनी की शेयर होल्डिंग पैटर्न। सो अगर हम शेयर होल्डिंग की बात करें तो प्रमोटर की 34.45% है, जो कि इंक्रीज़ होकर 34.71% हो चुकी है। डीआईआई की बात करें तो 14.9 से 13.63 हो गई है, जो लास्ट 4-5 क्वार्टर्स में डिक्रीज़ ही हो रही है। एफआईआई की बात करें तो कंटिन्यूसली इंक्रीज़ हो रही है लास्ट 3-4 क्वार्टर से, मार्च 2020 से लेकर दिसंबर 2020 तक देखेंगे तो इंक्रीज़ हो रही है। पब्लिक की बात करेंगे तो पब्लिक की शेयर होल्डिंग भी इंक्रीज़ हो रही है, अराउंड 25.97% है करंट। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कि मेजर शेयर होल्डर्स कौन है। एफआईए में गवर्नमेंट पेंशन फंड ग्लोबल 2.13% और फर्स्ट स्टेट इन्वेस्टमेंट 2.64% होल्डिंग है। और डीआईए में मेजर होल्डिंग देखेंगे तो एक्सिस मल्टी कैप फंड, मीरे एसेट आर्बिट्रेज फंड, निपॉन लाइफ इंडिया और एचडीएफसी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड, इनकी है मेजर शेयर होल्डिंग। सो अभी तक हमने देखा कंपनी का पास्ट परफॉर्मेंस कैसा रहा, कंपनी के पास कौन सी ब्रांड्स थी, कंपनी ने क्या एक्विजिशन और मर्जर किए, और ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम कंपनी ने अपने शेयर होल्डर्स को क्या रिटर्न्स दिए। चलिए अब देख लेते हैं कंपनी फ्यूचर में ऐसा क्या करने वाली है जिससे कंपनी की अर्निंग्स बढ़ेगी, रेवेन्यू बढ़ेगा और शेयर होल्डर्स को रिटर्न्स और भी ज़्यादा मिलेंगे। चलिए देखते हैं। सो अगर हम बात करें स्ट्रेंथनिंग एंड पावरिंग अवर ब्रांड्स, यानी कि कंपनी के पास जो भी ब्रांड्स है उसको मार्केट में कंपनी एडवर्टाइज कर रही है अलग अलग फॉर्म में, जिससे कंपनी के प्रोडक्ट्स की और भी ज़्यादा मार्केट में अवेयरनेस बढ़े और उससे सेल्स इंक्रीज़ हो। जैसे कि आप देख सकते हो कि केबीसी में टाटा सॉल्ट का एडवर्टाइजमेंट, ये टीवी कमर्शियल में आप देख सकते हो टाटा सॉल्ट, यहाँ पे मसालों का एडवर्टाइजमेंट, यहाँ पे टाटा टी गोल्ड का एडवर्टाइजमेंट, आईपीएल टीम में भी टाटा टी का एडवर्टाइजमेंट। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कंपनी इनोवेशंस क्या कर रही है अपने प्रोडक्ट्स में ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम। सो बात करें तो हम कंपनी ने टाटा टी तुलसी निकाली है इम्यूनिटी बूस्टर्स के लिए, फिर टेटले ग्रीन टी, वो भी इम्यूनिटी बूस्टर है, फिर टाटा टी गोल्ड केयर जो मिक्स ऑफ 5 हर्ब्स एंड स्पाइसेस के साथ है, फिर टाटा संपन्न पोहा, टाटा टी क्विक चाय। सो ऐसे हम बोल सकते हैं कंपनी डिफरेंट डिफरेंट प्रोडक्ट्स लॉन्च करी है ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम, जो आगे कंपनी को बहुत ग्रोथ देगा। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कंपनी ने और भी ऐसे कौन से प्रोडक्ट है जो कंपनी इंडिया में नहीं बल्कि इंटरनेशनल लेवल पे भी इनोवेशन ला रही है। सो जैसे यूके की अगर हम बात करें तो टेटली टी अलग अलग वेराइटीज़ में, गुड अर्थ ब्रांड है उसको भी डिफरेंट डिफरेंट वैरायटी में कंपनी ला रही है। फिर टेटले ब्रिटिश ब्रांड्स, क्विक चाय टाटा कॉफ़ी यूएसए में। फिर ऑस्ट्रेलिया कनाडा की बात करें तो टेटले टी और टेटले इम्यून प्लस। चलिए उसके बाद देख लेते हैं कंपनी अपने प्रोडक्ट्स में क्या ऐसे चेंजेस कर रही है जिससे कंपनी की और भी ग्रोथ हो। सो अगर हम टाटा सॉल्ट की बात करें तो टाटा सॉल्ट प्लस, टाटा सॉल्ट लाइट, रॉक सॉल्ट, और अलग अलग वे में कंपनी पैकिंग कर रही है। सो कस्टमर को जो भी अगर कन्वीनियंट लगे वो कस्टमर बाय कर सकता है। जैसे यहाँ पे अगर कॉफ़ी को देखेंगे हम तो कॉफ़ी पहले कांच की बॉटल में थी और अब कंपनी उसको छोटे छोटे पाउच में भी दे रही है जिससे ग्रोथ हो। फिर अगर हम बेवरेजेस में देखें तो हिमालयन वाटर, टाटा वाटर प्लस, टाटा ग्लूको प्लस, और अगर हम संपन्न में देखें तो हल्दी, गरम मसाला और ये सब चीज़ भी अब कंपनी देने लग गई है। चलिए उसके बाद देख लेते हैं अभी कंपनी ने रिसेंटली कौन सा एक्विजिशन किया है। सो कंपनी ने अभी रिसेंटली कोटाराम एग्रो फूड्स का एक्विजिशन किया है, जिसमें सोलफुल ब्रांड्स के नाम से प्रोडक्ट्स हैं, जैसे रेगी बाइट्स, मिलेट म्यूसली, स्मूदीज़ एंड ओट माइलेट्स मील्स।
चलिए एक बार समरी देख लेते हैं। कंपनी का बिजनेस इजी और समझ आए वैसा है। कंपनी की ऑपरेटिंग हिस्ट्री और कंपनी का मैनेजमेंट भी बहुत अच्छा है, हम ट्रस्ट कर सकते हैं। फिर कंपनी का स्टॉक भी डेप फ्री है और डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो है कंपनी का। अगर फंडामेंटल्स की बात करें तो यहाँ पे थोड़ी सी दिक्कत है कंपनी की, लेकिन टाटा कंज्यूमर से बहुत एक्सपेक्टेशन से, तो फ्यूचर में हो सकता है कि वो बहुत इंक्रीज़ हो। जैसे कि कंपनी का कैश फ्लो इतना अच्छा नहीं है, कंपनी के मार्जिन अभी इंक्रीज़ नहीं है। हालांकि सेल्स और रेवेन्यू कंपनी के बहुत इंक्रीज़ हो रहे हैं, जो कि एक प्लस पॉइंट है। हाँ, फेवरेबल लॉन्ग टर्म प्रोस्पेक्ट्स टाटा कंज्यूमर पे बहुत ज़्यादा है, क्योंकि कंपनी अभी रिटेल सेगमेंट में बहुत अच्छे से टारगेट कर रही है और ई कॉमर्स का भी यूज़ कर रही है। स्टॉक भी काफ़ी वॉलेटाइल है और लास्ट 10 साल की बात करें तो कंपनी ने 17 से 19% के रिटर्न्स दिए अपने शेयर होल्डर्स को। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ सीखने मिला हो। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करना, ताकि उन्हें भी ऐसी इन्फॉर्मेटिव वीडियोज़ मिलती रहे। और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलना। तब तक के लिए थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।